हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग पढ़ रहे थे बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का हम एक और नाम भी जानते हैं और वो क्या था, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोगों ने साइनो बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। तो ओवरऑल जो साइनो बैक्टीरिया का जो नेमिंग है वो किसने दिया था, ICNB ने। ठीक है, और एक ये माना गया है कि ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं मेनली, तो मोस्टली। ठीक है, लेकिन कुछ मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और अगर आपको याद है तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स से जिन्होंने अर्थ पे सबसे पहले क्या किया था, O2 का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, प्रोड्यूस O2 ऑन अर्थ। ठीक है, सबसे पहले O2 को प्रोड्यूस करने वाले ये थे। हम इनके बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, इनके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन का तो प्रोडक्शन करते ही करते हैं, इसके अलावा इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो वर्किंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बीजीए के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में यूज़ करके उनसे प्लांट क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन की फिनोमिना किस तरीके से होती है, तो आप यूँ समझ लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो कन्वर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास अलग अलग तरीके से रह सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अमीनो अमोनिया के फॉर्म में भी ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इन नाइट्रोजनस कंपाउंड का जो प्लांट है वो यूज़ करता है किसके फॉर्मेशन में, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। और इस एमिनो एसिड से प्लांट यानी कि प्लांट जो है यहाँ पे इस नाइट्रोजन का यूज़ करेगा किसको बनाने में, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और इनफैक्ट जो नाइट्राइट होता है वो इंक्रीज करता है किसको, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से इंक्रीज होती है क्या, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब क्या है, जो बीजी होते हैं ना बच्चों, इनके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक स्पेशल सेल प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है वो सेल कौन सी होती है, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेट्रोसिस्ट क्या है, तो हम पहले ये देखते हैं कि हेट्रोसिस्ट क्या है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, और क्या करने के लिए प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है बीजीए के अंदर, और काम क्या करती है, अगर इसका फंक्शन देखें, अगर पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये नाइट्रोजन का क्या करती है, फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है वो एक स्पेसिफिक सेल के थ्रू किया जाता है। अब हेटेरोसिस्ट के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये कि हेटेरोसिस्ट के पास थिक वॉल्ड होती है ये, ठीक है, और नॉन ग्रीन सेल है। कैसी सेल है? नॉन ग्रीन सेल है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नॉन ग्रीन सेल, या आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से क्लियर करके देखो तो बाकी की जो सेल्स है, बाकी की जितनी भी सेल्स है वो हमें कौन से कलर की दिख रही है? ये सेल, ये जितनी भी सेल्स है वो हमें ग्रीन पिगमेंट लिए होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक नेचर की होती हैं, ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हेटेरोसिस्ट अगर आप स्पेसिफिक देख रहे हो हेटेरोसिस्ट सेल को, ये हेटेरोसिस्ट सेल है, ये नॉन ग्रीन सेल होती है, ठीक है। यानी कि ये दोनों की दोनों क्या है? नॉन ग्रीन सेल है। और काम इनका क्या होता है? इन सेल का काम होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास जो हेटेरोसिस्ट का मेनली फंक्शन क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब आता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि आप लिख सकते हो साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करते हैं, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को कितने फॉर्म में? इन 2 फॉर्म्स, ठीक है। 2 फॉर्म्स के अंदर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये 2 फॉर्म्स कौन कौन सी है वो देखें तो एक तो ये करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ये 2 तरीके से करती है। एक तो कैसे करती है? सिम्बायोटिक फॉर्म में करेगी, और एक करती है फ्री लिविंग फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली ब्लू ग्रीन एल्गा बताओ, और फ्री लिविंग फॉर्म में करते हैं वो बताओ। तो बच्चों देखो, सिम्बायोटिक का एसोसिएशन का मतलब है कि एक ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर उन दोनों ऑर्गेनिज्म को हेल्प हो रही हो, ठीक है। तो यानी कि साइनोबैक्टीरिया प्लांट के साथ एक समझौता करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि एटमॉस्फेयर में बहुत बल्क ऑफ अमाउंट में नाइट्रोजन है, हमें पता है 78% नाइट्रोजन की प्रेजेंस है। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होने के बाद में भी जो प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को स्टोमेटा के थ्रू नहीं ले सकते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब क्या है कि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन को लेना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे लेगा वो? तो उसके लिए उसको हेल्प लेनी पड़ेगी बैक्टीरिया की, खुद तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है? 2 तरह के बैक्टीरिया होंगे। एक तो कहेंगे भी हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम कर देंगे, मतलब कि हम तुम्हारे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे देंगे, बदले में तुम हमें खाना दे देना, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे फ्री लिविंग, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना खाना खुद बना लेंगे, ऑल्दो बना भी सकते हैं लेकिन एक बना बनाया खाना उनको मिल रहा है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और उन नाइट्रोजनस कंपाउंड को सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। बदले में ये किसी से कुछ नहीं लेते, अपना खाना बनाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ेंगे, कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजिनस, एंड देन उनको कहाँ फिक्स कर देंगे? सॉइल के अंदर, और सॉइल से प्लांट उनको रूट की हेल्प से अपने आप लेता रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गा है जो ये काम कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो कर रहा है वहाँ पे एग्जाम्पल आएगा एनाबीना, ठीक है, एंड नोस्टॉक। ये 2 ब्लू ग्रीन एल्गा है। ऑल्दो ये हम फ्री लिविंग में भी देखेंगे, लेकिन ये जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं बहुत सारे प्लांट्स के साथ और परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब देखें कि कौन किसके साथ किस तरीके से कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ एजोला के साथ ये मिलके क्या करते हैं, यानी कि ये दोनों किन किन के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये इन द लीव्स ऑफ एजोला, ठीक है। एजोला प्लांट है और उस प्लांट की लीव्स के साथ इनका क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। यानी कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये इस तरीके से ये लीव्स हैं और इन लीव्स के अंदर ये ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होता है? फिक्स रहता है। ये क्या है? बीजीए, ठीक है। और बीजीए क्या करेंगे? जो नाइट्रोजन है उनको एटमॉस्फेयर से लेंगे, फिक्स करेंगे किसके अंदर? नाइट्रोजिनस
कंपाउंड्स में, और जिनको प्लांट अपने आप इनटेक कर लेगा। तो इस तरह की जो फिनोमिना है वो तो यहाँ पे जो एसोसिएशन होता है कहाँ, लीव्स में होता है। इसके अलावा जो एसोसिएशन हमें दूसरा जो देखने को मिलता है वो मिलता है इन द कोरोलोइड रूट्स ऑफ साइकस। कोरोइड रूट्स जो साइकस प्लांट है यहाँ पे, और साइकस प्लांट की जो रूट्स होती हैं यहाँ पे, रूट क्या कर रही है, एसोसिएशन कर रही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, ऐसी रूट जो साइकस की रूट जो कि बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर रही है, तो ऐसे रूट्स को हम कोरोइड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एजोला जो है इसके लिए ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम देखें कि एनाबिना जो फाउंड होता है वो एजोला के अंदर फाउंड होता है, और रूट के साथ भी ये एसोसिएशन कर सकता है। तो हमें यहाँ लीव्स और रूट दोनों के साथ हमें देखने को मिलता है। वहीं ये जो दोनों एग्जाम्पल है एनाबिना, यानी कि अगर इनको रूट्स और लीव मिल गई तो ये क्या कर लेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इनको ये दोनों चीज़ें नहीं मिली, यानी कि ना लीव्स मिले ना इनको रूट्स मिले, तो ये फ्री लिविंग यानी कि आराम से अकेले फ्री लिविंग में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है यहाँ पे, ये दो एग्जांपल तो के, थर्ड एग्जांपल रहते हैं ओलोसीरा। ओलोसीरा भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन कौन से फील्ड के अंदर करता है, तो पैडी फील्ड के अंदर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन पैडी फील्ड्स। ठीक है, पैडी फील्ड्स के अंदर ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये जर्मिनेट होता है वाटर के अंदर, वहाँ पे क्या कर देता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, और जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन जो होता है इंक्रीज होता है। वहीं पैडी फील्ड के अंदर एक और भी साइनोबैक्टीरिया है, ओसिलेटोरिया। ठीक है, ये भी एक ब्लू ग्रीन है, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में करते हैं, पैडी फील्ड के अंदर ही करते हैं। तो ये जो किस तरीके से कर रहे हैं, फ्री लिविंग कर रहे हैं। यहाँ पे जब ऑसिटोलेरिया की बात चली रही है तो बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ऑसिटोलेरिया एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गा है जो कि आपको नोट डाल के ये चीज़ को मेंशन करनी होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑसिटोलेरिया जो है, ऑसिटोलेरिया एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कैन सर्वाइव इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर ये क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेता है। दैट मीन ये 80 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कर सकता है, ओवरऑल 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी इनके पास उस टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। रीज़न ये भी पूछा जाता है कि इनके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये इतना कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऑसिटोलेरिया होते हैं इनके पास स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। इनके ऑसिटोलेरिया जो इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पा रहा है, उसके पास टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। तो रीज़न है कि इनके पास कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, होमोपोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर बिटवीन दी प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इजीली मतलब बेयर कर सकते हैं। तो इनके जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होता है वहाँ पे ये होमोपोलर बॉन्ड्स की प्रेजेंस से ये जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाते, एंड ये इजीली इस हाई टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, मतलब टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑसिटोलेरिया पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पे टॉलरेट करने का काम कभी भी एल्गा यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया का नहीं होता बच्चों। तो कोई ये जो काम है ये ऐसे स्पेसिफिक आर्की बैक्टीरिया माना जाता है, वो करते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं, सबसे पुराने बैक्टीरिया है। ऐसा माना जाता है ये वो बैक्टीरिया है जो अर्थ जब बनी थी तब से थे। तो ये जो हाई डिग्री टेम्परेचर या वर्स्ट कंडीशन को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी हमेशा आर्की बैक्टीरिया में देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑसिटोलेरिया जो है वो एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो 80 डिग्री टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट की
रिप्रोडक्शन के फिनोमेना देखें तो किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया में, किस तरीके से होगा रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो हमें प्योरली तो दो ही तरीके से देखने को मिलता है। एक तो आप वेजिटेटिव बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर वो या तो क्या कर लेगा, बाइनरी फ्यूजन कर लेगा, ठीक है, और दूसरा वो फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल आ जाएगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, और ये प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल हम रखते हैं ओसिटोलेरिया, ठीक है, तो ये फिलामेंटस होते हैं और ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन का परफॉर्मेंस करते हैं। अब इनके अंदर आता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बीजीए। बीजीए का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर हम दोनों चीज़ें देखेंगे, उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी देखेंगे और यूजफुल भी देखेंगे, ठीक है, यूजफुल एंड हार्मफुल। पहले हम देखते हैं यूजफुल एक्टिविटी कौन सी है। तो कोई यूजफुल एक्टिविटी में पहला तो आपको क्लियरली पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, यानी कि ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है सॉइल के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है वो ऐसे केमिकल सिक्रेट करता है जिससे कि, यानी कि मैं ये लिख देती हूँ कि पहला तो है ये सिक्रेट करता है एसिडिक chemical which decrease the alkalinity of soil, ठीक है। दूसरा N2 का फिक्सेशन आपको पता है करता है। तीसरा अगर यूजफुल एक्टिविटी देखें तो ये यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर, ठीक है। और फोर्थ अगर हम देखें तो जो ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कुछ ऐसे टॉक्सिन जो क्या करते हैं, विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो, लार्वा ऑफ मॉस्किटो भी बोल सकते हो, ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोस लार्वा, ठीक है, इन वाटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि लार्वा जो है उनको, उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गा। तो जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा है ये उनके क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन। अब हार्मफुल इफेक्ट में आता है वाटर ब्लूम, जो कि बहुत ही उसका हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। देखो वाटर ब्लूम का मतलब क्या है, पहले तो ये देखिए, वाटर ब्लूम का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ of BGA in water, then pollute the water। देखो क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करता है। पहली चीज़ तो ये क्या करता है, रैपिडली ग्रोथ करता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, रैपिडली ग्रो करता है। और दूसरा ये कुछ और सिक्रेट करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं एज अ डेथ फैक्टर वर्क करते हैं, डेथ फैक्टर। तो इससे क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें डेथ कोज हो जाती है, ठीक है। तो
जिससे कि एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, और ये क्या कर देते हैं, किल करते हैं किसको, एक्वेटिक एनिमल्स को। और दूसरा जो इसका हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है वो ये है कि ये ग्रो करते हैं वाटर टैंक में और पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को, यानी कि ग्रो इन वाटर टैंक्स एंड पॉल्यूट दी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे पास आ गई टोटली ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर देख ली, फंक्शन देख लिए, सिम्बायोटिक फ्री लिविंग कौन सा किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, स्पेशल सेल देखी हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्मा। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम मोनेरा। ठीक है, और किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोगों ने यू बैक्टीरिया देख लिया। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने साइनो बैक्टीरिया भी देख लिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया में हमें दोनों तरह के देखने को मिल रहे थे, हेट्रोट्रॉफिक भी थे और कीमोट्रॉफिक भी थे। ठीक है, कीमोट्रॉफिक तो आपको पता ही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर साइक्लिंग के अंदर। ठीक है, और अब हम यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया के बाद मोनेरा के जो थर्ड मेंबर रहते हैं वो होते हैं माइकोप्लाज्मा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अब माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या है। तो देखो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करनी है कि माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी जो है, नहीं पहले हम देखते हैं कि इसका एक और नाम बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा को PPLO के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो PPLO की फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म आती है प्लूरो निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्यों इसको ऐसा बोला जाता है, तो माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट थे। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या, दोनों ही फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ई नोकार्ड, और जो दूसरे थे वो थे आर रॉक्स। ठीक है, इन दोनों ने स्टडी की प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल जो कि सफ़र कर रहे थे प्लूरोनिमोनिया डिजीज से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे सामने क्या है, इनके सामने क्या थे, कैटल थे जो सफरिंग कर रहे थे, सफरिंग फ्रॉम कौन सी डिजीज थी, प्लूरो निमोनिया डिजीज। ठीक है, अब इन कैटल से इन्होंने क्या निकाला, फ्लूइड निकाला। ठीक है, और इस फ्लूइड की इन्होंने क्या की, स्टडी की। ठीक है, तो अब ये जो फ्लूइड था वो कौन सा था, प्लूरल फ्लूइड था, और इस प्लूरल की स्टडी की तो इन्होंने डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इस डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म का नाम इन्होंने क्या रखा, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम रखा है इनका, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा को इसीलिए PPLO बोला गया है क्योंकि ये प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इनको मिले इस तरीके से इनका नाम रखा गया माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद में अब क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए एंड इन्होंने अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए इनके ऊपर, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जो ये प्लांट्स, ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये एक तरह के क्या है, बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन इनके अगर मेन पॉइंट की बात करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में, तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं बैक्टीरिया है तो डेफिनेटली क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा, माइकोप्लाज्मा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो माइकोप्लाज्मा है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सिंप्लीफाई अगर बोले तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि बहुत एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन यहाँ पे तो सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। तीसरा पॉइंट है इनके पास सेल वॉल एब्सेंट है तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्राइलेयर्ड होती है। कैसी होती है, ट्राइलेयर्ड, 3 लेयर की बनी होती है, और वो भी कैसी होती है, लाइपो प्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब क्या है कि अब देखते हैं इनके अंदर जेनेटिकल मटेरियल की बात करें, यानी कि इनके अंदर डबल सर्कुलर और सिंगल डबल स्टैंडर्ड, यानी कि अगर फोर्थ पॉइंट हम देखें इनके अंदर, इनके अंदर जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो बच्चों इनका जो जेनेटिकल मटेरियल में दोनों हमें देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो मेनली तो कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा, और दूसरा इसके अंदर हमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों तरह का जेनेटिकल, यानी कि बोथ टाइप ऑफ जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट इन अ माइकोप्लाज्मा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो बोथ टाइप होता है। वो टाइप मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, जो कि इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि बाकी जितने भी बैक्टीरिया है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए ही प्रेजेंट होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट इनका जो आता है इंपॉर्टेंट, वो ये होता है कि जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होती है, जो कि इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करती है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। देखो बाकी के बैक्टीरिया के पास एटलीस्ट सेल वॉल तो थी, इसके पास तो वो भी नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा मे बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, जो किस किस के लिए कैपेबल है, कैपेबल फॉर ग्रोथ इंडिपेंडेंटली, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि सिंगल ही तो है, एक अकेला, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, तभी तो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और तीसरा ये कैपेबल है इनके अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अब क्या है, 6 पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके पास क्या है, सेल वॉल क्या है बच्चों, एब्सेंट है। अगर आपको पता हो इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिक नेचर के होते हैं। पॉलीमॉर्फिक या प्लूमॉर्फिक वर्ड यूज करते हो, पॉलीमॉर्फिक, या आप एक और वर्ड यूज किया जाता है प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। प्लियोमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक का मतलब, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी कि आउटर, या ये ऐसे समझ लो पॉलीमॉर्फिक का मतलब जो अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। पॉली मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो शेप है वो बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता है। तो वो सेल वॉल क्या होती है बच्चों, रिजिड होती है। सेल वॉल रिजिड होती है तो उनके पास एक प्रॉपर फिक्स शेप रहता है, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है, रिजिड है। रिजिड होने के पास उनके पास क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है। अब वो तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे इनके पास फिक्स शेप नहीं है, तो ये पॉलीमॉर्फिक है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, जोकर बोला जाता है ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब आता है इनके अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो भाई इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑस्मोट्रॉफिक का मतलब, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इनमें जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑस्मोट्रॉफिक, ठीक है। ऑस्मोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो ऑस्मोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन
of nutrient by osmosis, that is a very important ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इनके लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन बेसिकली एक्ट करती है किसके ऊपर, एक्ट ऑन सेल वॉल। अब सेल वॉल इनके पास तो है नहीं, तो अब वो किस पे एक्ट करेगी, तो इसलिए पेनिसिलिन की उसके ऊपर एक्ट नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा वो और भी बात करें तो ये सेंसिटिव है, इनके ऊपर जो इफेक्ट करती है वो कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है जो एक्ट करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ऊपर इनकी एक्ट करती है, यानी कि किसके लिए ये सेंसिटिव है, तो ये सेंसिटिव है दो एंटीबायोटिक, एक तो है टेट्रा साइक्लिन और दूसरा ये रहते हैं क्लोरम्फिनॉल। ठीक है, तो ये दो एंटीबायोटिक्स हैं, इन एंटीबायोटिक के लिए ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और ये जो एंटीबायोटिक होती हैं एक्ट करती हैं ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एंटीबायोटिक के, अगर कौन सी एंटीबायोटिक का इसके ऊपर असर नहीं होता तो पेनिसिलिन का नहीं होता, किसके लिए है, तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरम्फेनॉल के लिए इनके ऊपर इनका जो सेंसिटिवली इफेक्ट हमें शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन भी इसके अंदर आया हुआ है बच्चों कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो फैकल्टेटिव क्या होते हैं, एन एरोब्स होते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव क्या होते हैं, एन एरोब्स होते हैं, मतलब ये माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है कि जो स्पीसीज होती है माइकोप्लाज्मा की, अगर देखा जाए तो वो मेनली तो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक ही होती हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ इनके अंदर ऐसे भी होते हैं जो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, अब ये तो था इनके अंदर मेनली सारे के सारे पॉइंट माइकोप्लाज्मा के, आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं बच्चों माइकोप्लाज्मा के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं माइकोप्लाज्मा के। ठीक है, तो अगर हम वापस से देखें कि क्या क्या बातें थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी माइकोप्लाज्मा की, दोबारा से हम देखते हैं, देखो माइकोप्लाज्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इनका पीपीएलओ नाम क्यों दिया गया है, या इनका पीपीएलओ को स्टैंड फोर्स, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, इनको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो एक तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि पीपीएलओ की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, ये कोई नहीं पूछता कि कौन से साइंटिस्ट ने किया, ये आपको नहीं याद करना। फिर आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल का नाम बताओ। ठीक है, तो इसको सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसका ये क्वेश्चन जो है कि आपकी एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है कि इसके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, तो ये जो है मोनेरा का क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, जिसके पास एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास क्या नहीं पाई जाती बच्चों, सेल नहीं पाई जाती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। ठीक है, माना कि सेल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेयर्ड होती है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। लाइपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फिर इनके पास क्वेश्चन आया हुआ है ये कि इनके पास जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, डीएनए होते हैं, बोथ टाइप ऑफ जेनेटिकल मटेरियल होता है, या जेनेटिकल मटेरियल होता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ केस में सबको यूँ लगता है कि इसके पास सिर्फ डीएनए होगा, वो भी सर्कुलर फॉर्म में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पास बोथ टाइप ऑफ जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट होता है, इनके डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि एक सिंपलेस्ट सेल है जो अपनी सारी चीज़ें कर लेती है। ठीक है, अब आता है कि ये
पॉलीमॉर्फिक होते हैं या प्ल्यूमॉर्फिक, यानी कि इनके डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स देखने को मिलती है। तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सेल वॉल तो नहीं है, सेल वॉल होते हैं तो रिजिड होती है, रिजिड से क्या मिलता है, एक फिक्स शेप मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स शेप तो है नहीं, क्योंकि सेल वॉल की एब्सेंस चल रही है, तो इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप बोला जाता है, इनके पास प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब आता है इनके अंदर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पे भी नहीं क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इनका न्यूट्रिशन थोड़ा यूनिक टाइप का होता है। सेप्रोफाइटिक नेचर है, यानी कि डेड एंड डिके से तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट इनटेक करते हैं। ठीक है, अब इनटेक करने के लिए इनके पास जो फिनोमिना रहती है वो कौन सी रहती है, ऑस्मोसिस रहती है। क्लियर। अब आता है कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का क्या असर होता है। तो कुछ एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब पेनिसिलिन पे क्वेश्चन आया हुआ था कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अगर माइकोप्लाज्मा को देते हैं तो क्या उसके ऊपर वो अफेक्ट करेगी, तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि पेनिसिलिन हमेशा किसके ऊपर एक्ट करती है, सेल वॉल पे। माइकोप्लाज्मा जो है उसके पास सेल वॉल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये एंटीबायोटिक है वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक असर करती है, तो दो एंटीबायोटिक के नाम मैंने बताए हैं, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरोफेनॉल्स है, जो कि ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे क्या करती है, एक्ट करती है। तो ये दो एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनके अंदर ये फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, एनारोब्स होते हैं, मतलब इस तरीके से इनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है, यानी कि कैन सर्वाइव विदाउट O2, और ऐसे जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि ये जो कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफाइटिक नेचर का मतलब होता है कि ये अपना खाना जो है वो डायरेक्ट इनटेक करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एज ए पैरासाइटिक भी होते हैं। अब बात आती है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो बेसिकली जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि कौन कौन से जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो कौन क्या करते हैं, वो प्लांट डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कौन कौन सी प्लांट डिजीज है जो माइकोप्लाज्मा के थ्रू कोज की जाती है। पहली डिजीज जो है वो है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, दूसरी डिजीज का नाम मैं बता रही हूँ, वो है एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर। मैं आपको सिर्फ वो डिजीज बता रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो पूछी गई है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एक डिजीज आती है, वो होती है विचेस ब्रूम ऑफ ग्राउंड नट या फिर पोटैटो में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ डिजीज हैं जो कि बेसिकली किसके थ्रू होती है, माइकोप्लाज्मा के थ्रू होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो बेसिकली डिजीज कहाँ करते हैं, यानी कि येलो एस्टर जो डिजीज है ना, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था येलो जो एस्टर येलो डिजीज, और उसको उन्होंने पाया कि ये जो डिजीज है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो प्लांट डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो ये जो डिजीज होती है वो किसके थ्रू होती है, माइकोप्लाज्मा के थ्रू होती है। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्या है, जो ये प्लाज्मा इन्होंने क्या पाया जापानीज साइंटिस्ट ने, कि जो फ्लोएम सेल्स होती है जिसके अंदर सीव ट्यूब और पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, वो इस येलो एस्टर डिजीज के अंदर, यानी कि आप पूछा जाए कि माइकोप्लाज्मा किन को हार्म करता है, तो इस डिजीज के अंदर बेसिकली sieve tube and phloem parenchyma। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है कि इस डिजीज के अंदर ये दोनों चीजें क्या होती है, मच अफेक्टेड होती है, अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्लियर होता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो बेसिकली प्लांट डिजीज कोज करते हैं, और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया था वो कंप्लीट हो गया। यानी कि हम लोगों ने मोनेरा के यू बैक्टीरिया देख लिया, साइनोबैक्टीरिया देख लिया, माइकोप्लाज्मा भी देख लिया। अब हमारे पास मोनेरा के फोर्थ टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, जो कि वैसे तो सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले रखने चाहिए, लेकिन मैं आपको सबसे लास्ट में बता रही हूँ। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हम फोर्थ टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बाद जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं वो कौन से हैं? अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पे भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आर्की बैक्टीरिया जो है वो किस तरह के बैक्टीरिया है, पहले तो हम ये देखें। तो आप सीधी सी एक बात क्लियर कर लो, यहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया है बच्चों वो सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन भी हुआ है, ऐसा ग्रुप बैक्टीरिया का जो कि सबसे पुराना है, ग्रुप ऑफ एनीसेंट बैक्टीरिया। देखो इनकी स्टोरी अगर हम देखें तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ऐसे बैक्टीरिया है जब अर्थ बनी थी, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं बहुत पहले के टाइम की, जब अर्थ बनी थी। तो आप सोचो एक बिग बैंग थ्योरी थी, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, अर्थ जब बनी थी तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, क्योंकि उस ब्लास्ट के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन हुई थी, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, ठीक है। पहले तो अर्थ पे एटम्स बने, देन उसके बाद हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स के बाद में मॉलिक्यूल्स बने, और मॉलिक्यूल्स फिर आपस में जुड़ के कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे ये आपस में फ्यूज हो गए, इन्होंने सेल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और सेल जो है फिर आगे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना। ये तो है एक अर्थ की बनने की स्टोरी। लेकिन हम अब आते हैं जब अर्थ बन रही थी, यानी कि बनने का जो स्टार्टिंग पीरियड था, उस टाइम पे देखो एटम एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे। तो यानी कि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं थी, प्रॉपर एक इन्वायरमेंटल सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पहली बात है ऑक्सीजन नहीं है, दूसरी बात टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सेल बनी सबसे पहले, तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहले जो सेल्स बनी थी उनका जो नेचर था वो आर्की बैक्टीरियोटाइप था, ठीक है। तो इनके लिए ये क्वेश्चंस भी पूछा आया हुआ है कि इवोल्यूशनरी अगर हम देखें, इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि दे वर द फर्स्ट टू बी born on our प्लेनेट। सबसे पहले हमारे अर्थ पे बोर्न होने वाले कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया थे, एंड दे आर नाउ डेज, अभी भी ये क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, विद दियर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। ये अभी चेंज नहीं हुआ, इनके पास अभी भी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए जो आर्की बैक्टीरिया है इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम लिविंग ओल्डेस्ट, हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पुराने ओल्डेस्ट जो लिविंग फॉसिल्स हैं वो कौन से हैं? तो आंसर जाएगा आर्की बैक्टीरिया। क्लियर। अब जो आर्की बैक्टीरिया है वो वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। तो अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, 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 ऑब्
एरोब्स। देखो मेनली तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो भी ये अपना काम चला सकते हैं। यानी कि जो ऑब्लिगेट होते हैं, आप मान के चलो ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जो कंप्लीटली, हम लिख सकते हैं ये क्या होते हैं, कंप्लीटली एनारोबिक होते हैं, एरोबिक, कंप्लीटली एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि दे डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सिंप्लीफाई, कंप्लीटली एनारोबिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रहते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनको ऑक्सीजन मिल गई तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन नॉट बी सर्वाइव। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो मैं बोली हूँ कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। अब क्या है कि इतनी वर्स्ट कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो रीज़न क्या है इनके अंदर? तो इनके अंदर दो चीज़ें रहती है बेसिकली। तो पहली चीज़ अगर हम देखें तो इनके अंदर जो सेल वॉल सबसे डिफरेंट टाइप की होती है, यानी कि इनके अंदर जो अदर बैक्टीरिया से जो वेरिएशन आती है वो किसके बेसिस पे आती है, इनकी सेल वॉल पे। क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है ना डियर, सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। बाकी सभी बैक्टीरिया की इसी की तरह बनी होती है, लाइक दैट ऑफ यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी जो नॉर्मल से हमारे पास वेरिएशन आती है वो किसके बेसिस होती है, और दूसरा इनके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। इनकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलग क्यों है ये अदर बैक्टीरिया से। तो आंसर आएगा, पहली चीज तो इनके पास क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो अलग तरीके की होती है। दूसरी चीज ये कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये, इनके पास जो प्रोटीन होते हैं वो होमोलोगस होते हैं यूकैरियोटिक के से। यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया के जो प्रोटीन होते हैं ना बच्चों, प्रोटीन्स होमोलोगस, होमोलोगस टू यूकैरियोट्स, क्योंकि इनके पास किसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी, कोर हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट पता चले, एक तो इनकी सेल वॉल क्या होती है, अलग होती है, दूसरा इनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से बैक्टीरिया हमें यहाँ देखने को मिलेंगे जिनके होमोलोगस देखेंगे। एक तो आता है थर्मोकोकस बैक्टीरिया, एक आता है मिथेनोकोकस, और एक आता है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये तीन बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर हमें कोर हिस्टोन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब आती है इनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि बाकियों की एक यूनिट मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है कि लिपिड और प्रोटीन की लेयर हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड्स होते हैं ना वो एक लाइन में, एक सीरीज में या एक सीक्वेंस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं ब्रांच्ड होते हैं। तो ये भी इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, इज नॉट यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट मेम्ब्रेन का सीधा सा मतलब है कि लिपिड की ऐसे लेयर्स देखने को मिलती है, बीच में प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकी जो लिपिड होती है
वो लिपिड चेन क्या होगी इनकी, ब्रांच्ड होती है। लिपिड चेन कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी सेल वॉल भी अलग है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अलग है, और प्लस इनके अंदर कोर हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस भी पाई जाती है। तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत ही वर्स्ट हैबिटेट में या हर्स हैबिटेट के अंदर ये क्या रहते हैं, सर्वाइव रहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप के दे रखे हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो टाइप्स में देखेंगे तो 3 टाइप्स हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसके, आर्कीबैक्टीरिया के। कौन कौन से 3 टाइप है, तो हम पहला जो टाइप देखते हैं वो कौन सा है, जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो आता है मिथेनोजन। मिथेनोजन्स, ये हमारे पास आया फर्स्ट टाइप किसका, आर्कीबैक्टीरिया का। मिथेनोजन्स का सीधा सा मतलब अगर हम देखें तो मिथेनोजन्स का मतलब होता है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि CH4 प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, मिथेनोजन्स कहलाते हैं। मिथेनोजन्स भी आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जो पहला कैटेगरी इनका आता है वो होते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि ऐसे मिथेनोजन्स जो कि CO2, जो मार्शी एरिया का जो CO2 होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिथेन के अंदर कन्वर्ट देते हैं। दूसरे पहले टाइप के होते हैं वो CO2 ऑफ स्वैम्पी एरिया बोल सकते हो या फिर मार्शी एरिया। अब इस CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू CH4 में, यानी कि मिथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजन्स। एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे, तो वो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होते हैं मिथेनो बैक्टीरियम, दूसरा जो बैक्टीरिया है वो कहलाता है मिथेनोकोकस, और तीसरा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है मिथेनोमाइक्रोबियम। तो ये 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CH4 के अंदर। फिर हमारे पास आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी कि मिथेनोजन्स। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि काउ डंग में प्रेजेंट होता है उनके अंदर उसको क्या कर देते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। क्योंकि गोबर गैस फर्मेंटेशन अगर आपको याद हो तो वो यही होता है, यानी कि ये कुछ ऐसे मिथेनोजन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब सेल्यूलोज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन काउ डंग, ठीक है। इनको क्या कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस तरीके का जो फर्मेंटेशन होता है, इस फर्मेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस फर्मेंटर, क्या बोलते हैं, जो कि आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, गोबर गैस फर्मेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया सेकंड टाइप का। तो 2 टाइप के कौन से, देखो कुछ तो ऐसे होते हैं जो CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिथेन में, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो सेलुलोज को यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं, किसके अंदर, मिथेन के अंदर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से आएंगे, वही हमारे पास सेम एग्जाम्पल रहेंगे जो ये एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है, ठीक है, सेम एज, ठीक। अब हमारे पास थर्ड आता है कौन सा, ये इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि कुछ ऐसे मिथेनोजन्स होते हैं जो कि कैटल की रूमेंट में प्रेजेंट होते हैं,
तो पहली चीज तो ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन rumen ऑफ कैटल। पहली चीज तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमेन दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। ये कैटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके स्टमक के अंदर एक पार्ट होता है रूमेन, और उस रूमेन पार्ट के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये दूसरी चीज इनके ऊपर लागू होती है, वो ये कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं कैटल्स के साथ, सिम्बायोट होते हैं, ठीक है। और ये वहाँ पे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज, ठीक है। यानी कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, तो मतलब इनका फंक्शन क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं किसको, दी सेलुलोज, और उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं किसमें, फर्मेंटेशन कर देते हैं, सॉरी फ्रेगमेंट नहीं, फर्मेंटेशन इन मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये किस में कर रहे थे, काउडर में कर रहे थे, और यहाँ पे ये जो कि उसके रूमन में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे सामने जो आएगा वो आता है रूमेनोकोकस, ठीक है, रूमेनोकोकस। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमारे सामने तीन तरह के क्या आए हैं, 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया आए हैं मिथेनोजेंस, जो कि क्या करते हैं, मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन से केस में करते हैं वो देखो जो पहले थे वो CO2 को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे थे CH4 के अंदर। दूसरे आए वो कौन से थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि सेलुलोज जो कि काउडक में प्रेजेंट होते हैं उसको कन्वर्ट कर रहे थे किसके अंदर, मिथेन में। और जो थर्ड टाइप ऑफ मिथेनोजेंस थे वो जो कैटल्स होते हैं उनके रूमन में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, फर्मेंटेशन का काम कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट टारगेट हुआ कंप्लीट मिथेनोजेंस, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ आर्की-बैक्टीरिया हम लोगों ने क्या कर दिया, कंप्लीट। यानी कि सिंप्लीफाई, ये वो बैक्टीरिया थे जो क्या कर रहे थे, मिथेन का प्रोडक्शन कर रहे थे। वॉस कंडीशन में देख लो, चाहे मार्श एरिया में देख लो, चाहे जो काउडक में प्रेजेंट थे, ह्यूमन में प्रेजेंट थे, अगर कंडीशन देखो तो ये सारी की सारी कंडीशंस बहुत ही रेयर होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, वो होते हैं हेलोफिल्स। वो कौन से होते हैं, हेलोफिल्स, ठीक है। तो हेलोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पहले तो प्रेजेंस यानी कि ये कहाँ मिलेंगे हमें, फाउंड इन एक्सट्रीम salty एरियाज, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सोल्टी एरिया होते हैं ना वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब हेलोफिल्स के बारे में ये होता है कि हेलोफिल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय पर्पल मेम्ब्रेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, कि जो ये होते हैं ये कौन से मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, तो पर्पल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो पर्पल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि जो पर्पल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, ठीक है। इस पिगमेंट की वजह से इनका जो कलर होता है वो पर्पल आता है। और ये जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट का अगर हम फंक्शन देखें तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, पिगमेंट, ये पिगमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, एब्जॉर्ब द ब्राइट लाइट, एंड इस लाइट का यूज़ डायरेक्टली खाना बनाने में नहीं कर रहा, ध्यान से समझना, डायरेक्टली फॉर्म करता है ये किसको, एटपी को फॉर्म करता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो ये रोडोप्सिन पिगमेंट है वो सनलाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के लिए उसका यूज़ ये किस में कर रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एटपी बना रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे cannot prepare food, they cannot prepare
फूड, ये खाना नहीं बना रहे हैं बच्चों, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का फॉर्मेशन इन्होंने नहीं किया, ठीक है, लाइक बाकी के यू बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया कर रहा था इस तरीके से। फिर इन्होंने जो ये एटपे बनाई है, इस एटपे का यूज करते हैं ये इंस्टेंट ऑफ दे डायरेक्टली फ्रॉम एटपे, इस एटपे को ये क्या करते हैं बनाते हैं और इस एटपे का यूज करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर। तो यहाँ पे खाना नहीं बना, यहाँ पे डायरेक्ट ही इसका फॉर्मेशन हुआ, एटपे का फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हेलोफिल्स के बारे में क्या क्या था? हेलोफिल्स वो थे जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में थे, पर्पल मेम्ब्रेन होती है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट डायरेक्टली ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करके और क्या बना देता है, एटपी का प्रोडक्शन करता है, खाना नहीं बना रहा। तो बेसिकली ये हम किसके अंदर रखते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया या फिर आप इसको कीमोट्रॉफिक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, सेप्रोफाइटिक नेचर शो कर रहा है, डायरेक्ट खाना बना रहा है, ठीक है, सनलाइट को एब्सॉर्ब करके। तो आप यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई भी इतना कर सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली कैसे हैं, ये खाना खुद से बना रहे हैं, ठीक है, खाना खुद से नहीं बना रहे क्योंकि पर्पल कलर की जो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली इनका हेल्प करती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, और प्लस दूसरा ये यूज करते हैं किसके अंदर, जो अब सनलाइट आई है और इस सनलाइट को ये यूज करेंगे किसके अंदर, एटपे प्रोडक्शन में। तो ये स्पेसिफिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। जबकि मिथेनोजेंस की अगर हम बात करें तो मिथेनोजेंस जो होते हैं उनको हम कीमो ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो और जो हेलोफिल्स है ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड आते हैं, और एग्जाम्पल की बात करें हेलोफिल्स का एग्जाम्पल रह गया, तो एग्जाम्पल में आते हैं, एक तो होते हैं हेलो बैक्टीरियम, ठीक है, और एक रहता है हेलोकोकस, हेलोकोकस, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप के बैक्टीरिया। अब हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया। अब आते हैं थर्ड जो बैक्टीरिया है उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मो एसिडोफिल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो 2 चीज़ों में इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। पहली चीज़ तो क्या, देखो ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ पे मिलेंगे जहाँ का टेम्परेचर जो होता है मोर देन 80, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर में अप्रोक्स ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इनके अंदर क्या होता है वो ये है कि ये एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसीलिए यानी कि ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। दूसरा ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई एसिडिटी को, ठीक है, तो टॉलरेटिंग हाई एसिडिटी, ठीक है, यानी कि लगभग अगर पीएच की बात करें तो 2 पीएच पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो थर्मो जो वर्ड है वो बेसिकली किसके लिए आया है, टेम्परेचर के लिए हुआ है, और एसिडो जो वर्ड आता है वो किसके लिए हुआ है, एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए आता है। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में इजीली क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो हाई टेम्परेचर का मतलब ये कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ये इजीली देखने को मिलते हैं, जहाँ का टेम्परेचर जो रहता है हॉट वाटर स्प्रिंग का तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स जाता है। तो यानी कि मैंने बोला था 80 to 100 डिग्री टेम्परेचर को इजीली ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग का एग्जांपल में हॉट सल्फर स्प्रिंग भी आता है, क्योंकि जो हॉट, मैं लिख देती हूँ, जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होते हैं
उनका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हमारे यहीं पे आते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम ले तो वो आते हैं थर्मोप्लाज्मा, ठीक है। थर्मोप्लाज्मा एग्जाम्पल रहेंगे जो कि हाई टेम्परेचर पे भी इजीली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करते क्या हैं इतने हाई टेम्परेचर पे, तो आपको पता है। और अगर हमारे यहाँ बात करें, इंडिया के अंदर हम देखें तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है या हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स है वो कहाँ मिलते हैं, इंडिया के अंदर बात करें तो ये जो स्प्रिंग्स है इंडिया के अंदर ये फाउंड होते हैं हिमालय रीजन के ऊपर। कहाँ मिलेंगे, हिमालय रीजन के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अब आता है किन के ऊपर क्वेश्चन कि ये करते क्या हैं, क्योंकि ये सल्फर जो वाटर में सर्वाइव किस तरीके से करते हैं, तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, सल्फर को, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अंडर द एरोबिक कंडीशन। और यहाँ से इससे इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का ये यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फूड सिंथेसिस करने में, ठीक है। तो ये अगर इनका नेचर की बात करें तो ये भी कैसे होंगे, कीमो सिंथेटिक नेचर के होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं, कीमो सिंथेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो केमिकल से एनर्जी ली है, और यहाँ पे जो केमिकल है वो क्या है, सल्फर है, ठीक है। इस सल्फर को इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। और इस सल्फ्यूरिक एसिड का इन्होंने यूज़ किया किसके अंदर, एनर्जी फॉर्मेशन में, या फिर आप बोल सकते हो फूड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीमोसिंथेटिक नेचर इनका जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हाईली एसिडिक मीडियम जो है वो कौन सी रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होना यहाँ पे जो एसिडिटी को क्या कर देता है, एसिडिटी या एसिडिक मीडियम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो भी ये क्या कर सकते हैं, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर एनएरोब कंडीशन की बात करें, अंडर एरोबिक में ये क्या करते हैं, सल्फर को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस टू H2S में, H2S जिससे कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर गैस निकलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आएगा थर्मोप्रोटियस, ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों टाइप के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिए हैं। इनफैक्ट इसी के साथ हमारा जो मोनेरा है वो भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मोनेरा के सारे मेंबर हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिए। तो आर्की बैक्टीरिया की अगर हम वापस से रिकॉलिंग करें बच्चों, तो आर्की बैक्टीरिया में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो आर्की बैक्टीरिया थे उनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। एनिसेंट बैक्टीरिया का ग्रुप है, सबसे प्रिमिटिव है। अर्थ पे सबसे पहले बनने वाले अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास आंसर आर्के बैक्टीरिया आएंगे। आर्के बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, कंप्लीटली एनारोबिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बाकी के अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। तो ये तो थे इनकी स्ट्रक्चर। दूसरा, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी अलग तरीके से होती है, यूनिट मेम्ब्रेन ना होकर उनके अंदर लिपिड जो होता है वो ब्रांच्ड चेन में रहता है। दूसरा, इनके पास होमोलोगस प्रोटीन प्रेजेंट होता है कोर हिस्टोन के फॉर्म में, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि टाइप्स देखे थे बैक्टीरिया के। सबसे पहले जो बैक्टीरिया कौन से थे, मिथेनोजेंस थे। सीधी सी बात, जो मिथेन का क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन। मिथेन का प्रोडक्शन करने के लिए CO2 का भी यूज कर सकते हैं, काउडक का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जो गोबर गैस फर्मेंटेशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, और तीसरे जो टाइप के वो कैटल्स के रूमन में प्रेजेंट होते हैं, और रूमन में ये बैठ के किसका डाइजेशन करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, और फिर किसका फॉर्मेशन करते हैं, CH4 यानी कि मिथेन का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे एग्जाम्पल रूमेनोकोकस सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में हमने पढ़े हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो थे वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट थे,
इनके ऊपर एक पर्पल कलर की मेम्ब्रेन थी। काम क्या था, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही थी और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर रही थी, एटपी का फॉर्मेशन कर रही थी। और उस एटपी से वो अपना खाना तो नहीं बनाते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोला जाता था। और फिर आए हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, जो कौन से थे, थर्मो एसिडोफिल्स थे। थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब समझ में आ ही गया होगा, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक मीडियम के अंदर या हाई एसिडिक कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अब क्या है कि ये इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट और एक्सट्रीम एसिडिटी के अंदर ये सरवाइव कर सकते हैं। इंडिया में अगर पूछा जाए तो ये कहाँ मिलेंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग या हॉट सर्फर स्प्रिंग, तो हिमालय रीजन के अंदर ये देखने को मिलते हैं जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि ये वो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं होती, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो हाई वर्स कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक, ये जो कंडीशंस होती है वो बेसिकली वायरसेस के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से, तो यहाँ पे हमें ऐसे बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं और ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गा भी हमें देखने को मिल रहा था। अगर आपको याद हो, ब्लू ग्रीन एल्गा कौन सा, ऑसिटोलेरिया जो था, वो एक ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी थी जो वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी हमें मिलती थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सारा का सारा मोनेरा। ठीक है, मोनेरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि एक तो यही पूछा गया था, नीट का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो कि गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिथेन प्रोडक्शन में। तो आंसर आ जाएगा मिथेनोजेंस। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राइट द नेम या फिर विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। ठीक है, तो एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में कौन सा था, हेलोफिल्स थे। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाउ कैन आर्कीबैक्टीरिया लाइव इन ए मार्श या फिर वर्स कंडीशन या हार्श कंडीशन। तो भाई क्या रीज़न है, तो आप सीधा सा बता दो, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही अलग नेचर की होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, इसीलिए ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे वर्स कंडीशन में रहने में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया कौन सा, किंगडम मोनेरा। यहाँ पे हमारे पास जो मोनेरा किंगडम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस मोनेरा किंगडम के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे बैक्टीरिया पढ़ लिए, यू बैक्टीरिया भी देख लिया। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जो जानते हैं, जो यानी कि साइनो बैक्टीरिया भी देख लिया। और फिर हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया भी देखा। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया के साथ हम लोगों ने एक एक्सेप्शनल बैक्टीरिया देखा था, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन का रीज़न था सेल वॉल ना होना, और वो कौन सा था, माइकोप्लाज्मा। और वो कौन सा था, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो स्टडी कर लिए। ये सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, मोनेरा से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो लिविंग को हम लोगों ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था, जिसके अंदर हमारे पास मोनेरा कंप्लीट हो चुके हैं। तो मोनेरा के अंदर बेसिकली हमने कौन सी सेल पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, और ये सारे के सारे क्या थे, यूनिसेलुलर नेचर के थे। यूनिसेलुलर एक सेल के बनी हुई थी जिसके पास वेल डेवलप कुछ भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होती और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि माइकोप्लाज्मा और आर्कीबैक्टीरिया ये दो ऐसे बैक्टीरिया है जिनका फ्रीक्वेंटली जो है नीट में क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ठीक है, तो आपको इन बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। उसके बाद जो हमारा, यानी कि हम बात कर रहे थे लिविंग्स की, तो लिविंग्स को आर.एच. व्हिटेकर ने कितने किंगडम में बांटा था, 5 किंगडम्स में बांटा था। और इनमें से हमने जो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर टोटली क्या प्रेजेंट थे, बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे। इन बैक्टीरियाज की सारी चीज़ें देख ली, हार्मफुल और इनके यूजफुल यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लिया, इनका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर, शेप,
टाइप्स सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आपको एक एक चीज़ों की हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोनेरा के ये जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इनका जो रोल है आपका लगभग 11th में भी आएगा और 12th के अंदर तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हम ऐसे बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सेल स्ट्रक्चर, फंक्शनैलिटी, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स भी आपके 12th क्लास में आने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका एक बेसिक नॉलेज इम्प्रूव करेगा 11th के लिए भी और 12th के लिए, क्योंकि जब हम साइटोलॉजी पढ़ रहेंगे 11th में, फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेलिंग करेंगे। तो ओवरऑल जो हमने बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर देखी थी, सेल वॉल थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, आउटर कैप्सूल लेयर था, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम प्रेजेंट थे, कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थी, फ्लैजिला प्रेजेंट थे, सीलिया प्रेजेंट थे। तो कुछ इस तरह की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही थी। पिल्ला ही बोला जाता है, सीलिया यहाँ पे नहीं होगा, पिल्ली प्रेजेंट थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड किंगडम आता है वो कौन सा है, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब ये जो प्रोटिस्टा है वो भी इसी की तरह, इसके मेंबर भी क्या होंगे, यूनी सेलुलर होंगे। लेकिन सेल कैसी होगी, ऑफिशियली तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल बोला गया है, लेकिन अब क्या है, एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ जो कि नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होती। क्योंकि सेल की जब भी बात आती है ना, तो सेल का नाम आते ही हमारे पास दो तरह की सेल चलती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। लेकिन सेल दो नहीं बल्कि 4 टाइप की रहती है। पहली जो सेल होती है वो होती है एकैरियोटिक। एकैरियोटिक सेल ऐसी जिसके पास कुछ नहीं है, सिंपल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, एक आउटर मोस्ट लेयर यानी कि प्रोटीन की कवरिंग रहती है, और बीच में इनका छोटा सा जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक प्रॉपर सेल नहीं होती, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकैरियोटिक सेल होती है। फिर आती है हमारी कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक ऐसी सेल जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ठीक है, और फिर आती है मीजोकैरियोटिक सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोकैरियोटिक सेल वो होती है जो कि एक कनेक्टिव लिंक है, किस किस का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। तो जो मीजोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसके ऊपर आपको सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यहाँ पे आपको वेल डेवलप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड देखने को मिलती है। नहीं तो आप बोल दोगे तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, ये तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आगे, यूकैरियोटिक के आगे। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आएगा इसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल के अंदर। देखो, इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली की जो प्रेजेंस है वो तो इनको किसके साथ सिमिलर बनाएगी, ये सिमिलर विद यूकैरियोट के साथ होंगे। ठीक है, लेकिन जो इनका न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल होता है ना, वो ट्रू जेनेटिकल मटेरियल नहीं होता। जेनेटिकल मटेरियल के अंदर हम लेते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स यहाँ पे कैसे होते हैं, फॉल्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक की तरह ही, यानी कि दैट इज सिमिलरिटी विद प्रोकैरियोटिक, क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में भी क्या था, डीएनए जो था वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप हो रहा था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम फॉल्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे मीजोकैरियोट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो किससे रिजेंबल कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक के साथ, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके साथ रिजेंबल कर रहे हैं, यूकैरियोटिक के साथ। तो जो ये मीजोकैरियोटिक होती है ना, ये बेसिकली प्रोटिस्टा की सेल होती है। ठीक है, और जो 4 टाइप आती है वो आपको पता ही है कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, जो कि वेल डेवलप होती है, सब कुछ मिलेगा, क्रोमोसोम भी होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे, सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, जिसमें प्लांट और एनिमल सेल हम प्लेस करते हैं। तो ओवरऑल ये थे सेल के टाइप, जो कि अमूमन नहीं पता होता बच्चों को, जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं किया है, उन्होंने सिंप्लीफाई जो प्रोटिस्टा है उसको यूकैरियोटिक
में ही इंक्लूड कर दिया, यानी कि जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर है उनको क्या बोला गया है, यूकैरियोटिक ही कहा गया है। तो यहाँ पे हम प्रोटिस्टा के जो मेंबर है कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।